वो इस देश के लोगों की एक प्रकार से आत्मा के साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व है। तो दूसरी पार्टी का भी होगा तो भी वो अटल जी के लिए मन में हृदय में सम्मान रखता है। अब तो लखनऊ के लोग आप लोगों को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं उनके बारे में। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आपके विज्ञान को पहली बार भारत में विशेष पेडेस्टल पर लाकर बैठाया। जिन्होंने पहली बार, आप जानते हैं कि वो 5 मई 1998 में प्रधानमंत्री बने थे और 11 मई 1998 को उन्होंने क्या कर दिखाया, साइंस के माध्यम से भारत को कहाँ पहुँचा दिया था शिखर पर। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विज्ञान का महत्व जो है उसको पहली बार देश में अंडरलाइन करके हाईलाइट किया। और जब उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान खाली पर्याप्त नहीं, इसके साथ जय विज्ञान भी होना चाहिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री की लीगेसी को श्री नरेंद्र मोदी एंजॉय करते हैं और उनको देश के लोगों पर, देश के लोगों में आप सब विशेषकर वैज्ञानिकों के ऊपर, प्रोफेशनल्स के ऊपर और उसके साथ साथ जो नौजवान लोग हैं उस पीढ़ी के ऊपर अत्यधिक विश्वास है। अत्यधिक उसके ऊपर वो सोचते हैं कि ये सब लोग अपना हार्ट एंड सोल लगाकर इस देश के बारे में दोबारा से सोचें, इस देश के बारे में काम करें, इस देश के बारे में नए नए आइडियाज़ को विकसित करें, इस देश के बारे में नए नए सपने पैदा करें, नए नए जज्बे के साथ काम करें, नई प्रकार की एक ऊर्जा के साथ काम करें। तो इन लोगों की मदद से इस देश का उद्धार हो सकता है। और देश का भी उद्धार के अंदर जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस है कि जो लोग देश के अंदर पिछले 60-70 साल से पिछड़ गए गरीब लोग हैं, इंसान के रूप में जन्म ले पाना, साइंटिस्ट बन पाना, ये है प्रिविलेज। लेकिन इंसान और वास्तव में असली साइंटिस्ट बन जा पाना, ये है हम सबके लिए चुनौती। और इस चुनौती का सामना हम कैसे करें, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि इस 50वें साल में आप सब लोग एक नई ऊर्जा के साथ एक नया सात्विक चिंतन उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करिए। जिस लेबोरेटरी में काम करते हो उसमें काम करने वाले 10 लोग मिलकर करें। जिस ब्लॉक में काम करते हैं उस ब्लॉक में काम करने वाले 50 लोग कभी कभी मिलकर बात करें। कभी कभी डायरेक्टर साहब इसी तरीके से लोगों के साथ सुबह से शाम तक बैठें और उनको बोले भाई कोई एजेंडा नहीं है, आज एजेंडा केवल इतना है कि हम सब मिलकर कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे इस संस्था का तो नाम होगा ही होगा, लेकिन हम भारत का जो है कोई असाधारण कल्याण कर सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन आप पहले दिन ये करेंगे और अगर आप 2 घंटा भी करेंगे तो यही जो आपके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से अनेकों लोगों के मुँह से आपको ऐसे ऐसे विचार मिलेंगे कि आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया, इतने दिन मैंने इतने साल क्यों खराब कर दिए। और उन्हीं विचारों में से कुछ विचारों को पकड़ लीजिए, कुछ अच्छे आइडियाज़ को पकड़ लीजिए और वो आइडियाज़ जो है वो सब लोगों का संकल्प बन जाए। और फिर वो सब लोग जब मिलकर काम करें तो फिर उसके अंदर से जो आपको आनंद आएगा उसका कोई मैं समझता हूँ डिस्क्रिप्शन संभव नहीं है। तो आपको सबको अपनी ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बिना मकसद वाला जीवन मत जिए। जीवन का कोई मकसद तय करिए, जीवन के लिए कोई एक सपना विकसित करिए, मिनिमम एक। वो आपके काम के अंदर हो सकता है, वो आपकी लेबोरेटरी में हो सकता है, वो आपके सामाजिक जीवन में हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक का सपना जो है वो लेबोरेटरी के अंदर ही हो सकता है।
और उस सपने को साकार करने के लिए जीना शुरू कर दिया। मैं अपने केवल तजुर्बे से थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ 2 मिनट। तो शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि उसमें से आपको सपने को जन्म देने की व्यवस्था, पैदा करने की ऊर्जा शायद महसूस होगी। मुझे भगवान की ये कृपा रही कि मुझे बाय एन एक्सीडेंट एक सपना पैदा करने का मौका मिला। 3 दिसंबर 1993 को दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बना था और 17 दिसंबर को एक मेडिकल कॉलेज, जो देश का प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया था चीफ गेस्ट के रूप में। तो उस फंक्शन में 2-3 डॉक्टर लोग मुझको स्टेज से उठाकर उन्होंने कहा ऐसे, मैं नीचे गया, उन्होंने कहा जरा सर आप हमारे साथ उस कोने में चल के थोड़ी सी 5 मिनट बात करेंगे। और मुझे कोने में ले गए। डॉक्टर थे इसलिए सब एक दूसरे को जानते थे। और उसके बाद उन्होंने मुझसे 4-5 बातें बोली। उन्होंने बोला कि आपको पता है कि देश के अंदर, भारत के अंदर दुनिया के 60% जो पोलियोग्रस्त बच्चे हैं वो पूरे संसार के भारत में होते हैं। मैंने कहा मुझे इस स्टैटिस्टिक्स का अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा उसका 10% केवल दिल्ली में होता है जो भारत में होते हैं। मैंने कहा मुझे ये भी नहीं अंदाजा है। फिर उन्होंने कहा जहाँ पे आप रहते हैं जमुना पार के इलाके में, उस इलाके में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोलियोग्रस्त बच्चे हैं वो उस इलाके में रहते हैं। मैंने कहा मुझे ये पता था कि वहाँ पोलियो होता है सारे देश की तरह, लेकिन ये मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने चौथी बात कही कि आपको ये पता है कि पोलियो को चेचक की तरह जड़ से समाप्त किया जा सकता है। मैंने कहा मुझे ये तो पता है कि पोलियो के लिए वैक्सीन दी जा सकती है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि एक बच्चे को वैक्सीन मिले, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये चेचक की तरह समाप्त हो। मेरा डायरेक्टली फील्ड में नहीं था, मैं ENT सर्जन हूँ और पीडियाट्रिशियन भी नहीं। उन्होंने कहा सर ये चेचक की तरह जड़ से समाप्त हो सकती है। और हम भारत में जितनी सरकारें आई हैं उनके पास लगभग 5 साल से पता नहीं कितने मंत्रियों के पास कितनी जगह हम खट करके यही बात उनके कान में डाल रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमने उनकी बात सुन ली, उसके बाद घर गए, घर जाके सोचना शुरू किया। सोचते सोचते सारी रात निकल गई और उसी रात के अंदर एक सपना जो उस एक्सीडेंटल मीटिंग में पैदा हो गया कि बच्चों के कुछ जरूर करना चाहिए। और अगले दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिट्ठी लिखी, उनसे कहा दुनिया में जो कुछ भी हुआ है पोलियो के बारे में हमको बताइए। इतने ढेर सारे कागज आए, उनको पढ़ने में 10 दिन लग गए। पढ़ने के बाद लगा भाई इतना बड़ा ब्राज़ील देश, इतने बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश, छोटे छोटे फिलीपींस जैसे देश, वो लोग भी बहुत कुछ कर चुके हैं इस मामले में, तो भारत जैसा बड़ा देश क्यों नहीं कर सकता? भारत से जो बड़ा देश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर उसके ऊपर काम जो करना शुरू किया, तो सिर्फ जैसा मैंने कहा ना कि आप अपनी लेबोरेटरी में 3 आदमी मिलकर भी बड़ा सपना देख सकते हो, उसके लिए चिंता शुरू करते हो। तो 4 आदमियों के बीच में सिर्फ चिंतन शुरू किया। 2 डॉक्टर, एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर और एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर पीडियाट्रिशियन, एक मैनेजमेंट का प्रोफेसर, एक हेल्थ सेक्रेटरी और एक डॉक्टर हर्षवर्धन। और जब पहली बार चिंतन करना शुरू किया तो हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बाकी तीनों को कहा हमारी अनुपस्थिति में कि ये नए नए मंत्री बने हैं, थोड़े दिन के अंदर इनका नशा
चूर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी बहुत लंबी है क्योंकि उस बात को 23 साल में जहाँ जाते थे सब लोग कहते थे कि क्या बात करते हो, इतना बड़ा देश भारत, कहीं पे जंगल है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। आप सोचते हो कि भारत के अंदर एक साथ एक दिन के अंदर सारे बच्चे जो है उनको इकट्ठा किया जा सकता है और एक बार में सबको वैक्सीन दी जा सकती है। तो हमें कई महीना ये लड़ते हुए बीत गया कि भाई अगर इस देश में बैलेट पेपर दे सकते हो एक बार में सबको, तो पोलियो की 2 वैक्सीन की ड्रॉप क्यों नहीं दे सकते। जब चुनाव होता है सारे देश में एक साथ, तो सारे लोगों को बैलेट पेपर उनके घर के पास देते हैं ना, तो घर के पास पोलियो का केंद्र क्यों नहीं बन सकता। और लड़ाई इस प्रिटेक्स्ट पे लगातार लड़ी, सारे लोग जुड़ गए, हमने थोड़ी किया, देश ने किया, आपने सबने किया, हर आदमी का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और जब दिल्ली में करके दिखा दिया तो सारे देश में घूम घूम के लोगों को समझाना पड़ा। तब भी बहुत सारे लोग कहते थे अरे दिल्ली छोटी सी जगह है, आपने वहाँ कर लिया होगा, यहाँ इतने बड़े स्टेट में कैसे करेंगे। कहानी लंबी है, तो उस लंबी कहानी को पूरी नहीं सुनाने के लिए करा हुआ। इतनी बात का जिक्र इसलिए किया कि आज मैं बड़े गर्व के साथ आपके सामने खड़े होकर मुझे ये संतोष है ये कहने में कि पिछले 5 साल में उसी भारत के अंदर जिसमें 60% दुनिया के बच्चे पोलियोग्रस्त होते थे, वहाँ पिछले 5 साल में 13 जनवरी 2011 के बाद एक भी पोलियोग्रस्त बच्चा भारत में नहीं हुआ है। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो फ्री नेशन का सर्टिफिकेशन औपचारिक तौर पर दे दिया। ये सबने मिलकर किया, लेकिन सबके पास वो सुख नहीं है जो मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास मेरे सपने को सफलतापूर्वक संपन्न करा के अपने ही जीवन के अंदर उसको साकार होते हुए देखने का मेरे पास सुख है। ये सुख किसी भी दुनिया के बड़े सुख से बड़ा सुख है, ये अनबीटेबल है, इसकी जो ताकत और पावर है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो, ये मैंने उदाहरण के लिए ये बात कही, आपको कौन सा सपना विकसित करना है। किसी का सपना यही हो सकता है कि मेरे गांव के अंदर कोई भी आदमी, अब आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि उसके आँख से आंसू नहीं निकले, इसके लिए ही मैं काम करूँगा, तो उसमें से 1000 तरीके से वो काम कर पाएगा। जरूरी नहीं कि आप में से हर आदमी सर सीवी रमन बनने का ही सपना देखें, लेकिन सीवी रमन हम बन पाए या ना बन पाए, लेकिन सीवी रमन जैसे लोगों के या बीरबल सहानी जैसे लोगों के जज्बे, या जो आपने कई सारे अपने पुराने लोगों के बारे में आज याद किया, उस जज्बे के साथ काम करने का जज्बा लोगों को लगना चाहिए। और यही मुझे लगता है कि आपके 50 साल के अंदर एक नई यात्रा शुरू होनी चाहिए आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे CSIR के लिए। और CSIR में हम सब जानते हैं कि 13 जून में ये सारे डायरेक्टर लोगों ने मिलकर एक नया संकल्प लिया, नया अपने लिए रोड मैप तय किया। उस रोड मैप पर चलते हुए CSIR के माध्यम से हम हमारे भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। आप अतीत में जाओ, तो चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। अभी मैं एक मैरीटाइम समिट के अंदर एक सेशन शेयर करने बॉम्बे गया, तो मैंने वहाँ उनको याद दिलाया कि हमारे यहाँ पर अकबर के ज़माने में 40,000 शिप्स हमारे यहाँ भारत के अंदर थे, 40,000। जो सबसे दुनिया का विकसित देश था, उससे हमने पूछा तो उनके पास भी शायद 1000-2000 थे, और हमने कहा हमारे शिप जो था वो 2000 टन का उसका वेट होता था, जो यूरोप और दूसरे बड़े बड़े शिप्स बड़े बड़े कंट्रीज के होते तो उनका मैक्सिमम वेट 500 टन है। यानी हमारे हर फील्ड के अंदर हमारा असाधारण जो
जिसको मैं डीएनए बोलता हूँ कि आप सबके पास इस देश का ज़बरदस्त डीएनए है। इकनॉमी 32% जीडीपी वाली हमारी एक पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रही। साइंस के अंदर तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। शायद मैंने सुबह चर्चा की थी या अभी कोई मीडिया के लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनको जिक्र किया कि मैंने कलकत्ता के पोस्ट विज्ञान मंदिर में जहाँ आचार्य जगदीश चंद्र बोस के साथ जुड़ी हुई स्मृतियाँ हैं, वहाँ वो औजार देखा जिसके ऊपर उन्होंने वायरलेस की खोज की। वो इतना साधारण सा औजार है, मतलब उसको देख के लगता है कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी खोज उसके ऊपर कर सकता है। आज तो हमारे पास कितने, अभी मैंने देखा कितने महंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरे माइक्रोस्कोप हर लैब के अंदर एक साइंटिस्ट के पास एक पूरी की पूरी लैब की सल्तनत है, उसके अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ का माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। और उसी बोस विज्ञान मंदिर के अंदर मैंने देखा कि मार्कोनी के ग्रैंडसन ने अपने हाथ से लिखा कि मुझे आई फील प्रिविलेज्ड टू बी at this place which is associated with the memory of Jagdish Chandra Bose, who invented wireless much before my grandfather Marconi did it. यानी हमारा जो अतीत है वो अत्यंत गौरवशाली है। तो अतीत में से भी इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत कुछ है। ब्लड में वो वाला डीएनए है। देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, साइंस जैसे प्रमुख विषय के साथ आपको जुड़ने का भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और भविष्यवक्ता मास्टर अहमद जैसे अनेकों लोगों की ये भविष्यवाणी है कि भारत के लिए आने वाला समय जो है दोबारा से विश्व गुरु बनने का समय है। तो ये सब कुछ जब आइडियल है, तो इस समय अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश के लिए सोचेंगे और करेंगे, तो उसका जो लाभ है, पुण्य लाभ मैं उसको बोलता हूँ, वो आप सबको मिलेगा। भारत को तो जिस ऊंचाई पर जाना है वो जाएगा, लेकिन आपने अगर इस समय वो अवसर खो दिया उसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालने का, तो आपको उसका जिंदगी में अफसोस करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ।